नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुलाकात के क्या मायने? जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं। कहा जाए तो केजरीवाल अब केंद्र के साथ आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन के लिए वो खुद विपक्षी पार्टियों के नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा रेडी करने में एक कदम और आगे बढ़े हैं। क्या ऐसी संभावना है? कहीं ना कहीं कहा जाए तो क्या केंद्र का अध्यादेश बहाना है और 2024 से पहले पीएम मोदी असली निशाना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने दिल्ली स्थित सीपीआई के दफ्तर पहुंचकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सीपीआई ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है, कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियां होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश का विरोध करते हैं, हम दिल्ली सरकार के साथ हैं। In fact, our party is one of the parties which has been demanding full statehood to Delhi because we have an elected government here, we have an elected chief minister, but no powers. Why? It is the same case with Puducherry. So our party has been raising this issue. 19 मई को आया था अध्यादेश। ये अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की तरफ से दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। अब इस अध्यादेश के खिलाफ में सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर में बीजेपी के विरोधी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों में अरविंद केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर बीजेपी बनाम आप में आर पार की लड़ाई चल रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस लड़ाई को ऑल विपक्ष बनाम मोदी का नाम दे दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है। मतलब 2024 का सेमीफाइनल 2023 में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता मजबूत हो पाएगी? केजरीवाल विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर केजरीवाल का तीर निशाने पर लगता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह अध्यादेश सिरदर्द बन जाएगा। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर जी जुड़ रही हैं। अभिनंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ हैं प्रदीप जी, बीजेपी नेता हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, क्या तीसरे फ्रंट की तैयारी के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि जो केंद्र का जो अध्यादेश है जिसके खिलाफ में अरविंद केजरीवाल खुद के बचाव के लिए और खुद की मजबूती के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जहां तक थर्ड फ्रंट का है, तो देखिए थर्ड फ्रंट अभी फिलहाल कोई एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक कवायद की गई थी बीआरएस की तरफ से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से, कि एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए कि गैर कांग्रेस के अलावा, मतलब कांग्रेस पार्टी के अलावा जो और राजनीतिक दल हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो एक साथ आ सकते हैं, वो एक कोशिश की गई थी। पर जब से नीतीश कुमार की एंट्री हुई है गठबंधन को लेकर कि एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए 2024 को लेकर, तो देखिए नीतीश कुमार बीआरएस से भी मुलाकात करते हैं, आम आदमी पार्टी से भी मुलाकात करते हैं, कांग्रेस पार्टी से मुलाकात करते हैं। तो थर्ड फ्रंट की एक कवायद नहीं है, कवायद खुद की अरविंद केजरीवाल की है। कांग्रेस का समर्थन मिलता नहीं दिखा था, अब अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलता नहीं दिखा था। बिल्कुल अभिषेक, मैं उसी पे आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सुर निकल कर आया, खासतौर पे दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के विरोध में थे। और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल ने वोट हासिल किया है, तो कांग्रेस पार्टी का वोट हासिल किया है, तो ऐसे में अगर हम इनका समर्थन देते हैं तो और ज्यादा कांग्रेस पार्टी को डैमेज होगा। तो ऐसे में एक चुनौती बहुत बड़ी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सामने है, क्योंकि विपक्षी दलों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी दल कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से वो अपने साथ ला पाएंगे। पर अभी तक तो इस तरह की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती और कांग्रेस का वो मूड नजर नहीं आता जिससे कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण पर अरविंद केजरीवाल के साथ में नजर आती। क्योंकि देखिए जब ये पूरी बात निकल कर आई तो पुराने क्लिप्स आने लगे, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन पर जांच बिठाने की बात करते थे, उनको भ्रष्टाचारी बताते। तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर सामने आने लगा। तो देखना है कि कांग्रेस साथ देती है या नहीं अध्यादेश पर, ये बेहद अहम होगा। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल लगातार अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभिनंदिता जी, इस मुलाकात के मायने क्या? जी नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। ये मुलाकात जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है। ये आज जो देश के सामने सवाल खड़ा हुआ है वो सवाल आम आदमी पार्टी, ए पार्टी, बीजेपी, ये इनका सवाल नहीं है। ये सवाल है क्या हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है। जिस प्रकार से बीजेपी ने ये ऑर्डिनेंस को दिल्ली में लाया है, अगर आप इस बात को समझें और करें तो ये निरादर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये निरादर सिर्फ डेमोक्रेसी का नहीं है, ये निरादर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इन सारे चैनल्स के थ्रू ये जो निरादर है वो दिल्ली के 2 करोड़ जनता का है, जो अपनी वोटिंग के हक को इस्तेमाल करके एक हेवी मैंडेट के साथ अपनी सरकार चुनती है। और इसका अर्थ ये कर देती है बीजेपी कि अब से ये जो आपकी जो वोट की वैल्यू है वो 0 है। तो ये एक पूरे देश के लिए ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अभिनंदिता जी, वोट की वैल्यू 0 कैसे है? वोट की वैल्यू 0 कैसे है? जी, आज की मुलाकात हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही, जरूरी रही। देखिए, 2 बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, 2 बहुत सीनियर नेता देश के इस समय आए हैं। और अगर आप किसी भी बुजुर्ग से बात करें या किसी भी एक एक्सपीरियंस जने से बात करें तो ये बहुत स्पष्ट है अक्रॉस पार्टी लाइन, और बीजेपी के भी ऐसे लोग हैं कि जिस तरह से मोदी जी की बीजेपी ने डेमोक्रेसी का गला घोटा है, मेरा ख्याल से इससे पहले इतनी बर्बादी देश के लिए नहीं हुई होगी। देश के सामने यानी लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। प्रदीप जी, ये आरोप लंबे वक्त से विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि आप तो लोकतंत्र की ही हत्या करने पर तुले हैं। अभिषेक जी, जो जिस बात को लेकर के इतना हो हल्ला मचा हुआ है, कोई विवेकशील व्यक्ति अगर उसको कह दे कि ये लोकतंत्र की हत्या या ये असंवैधानिक काम हुआ है, तो आप बताएं क्या इस प्रकार के सरकारें जो हमारी सरकार ने, इसके पहले भी क्लैशेस हुए हैं। क्लैशेस इन टर्म्स की 1984 में एक अध्यादेश इसी प्रकार का आया था। फिर पता नहीं वो कैसे हुआ, हमारी चुनी हुई 4 राज्यों की सरकारें थी 1992 में, उसको भी जो है निरस्त कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में घटना हुई और 4 राज्यों पे उसका असर पड़ा जहाँ पे कि शांति व्यवस्था थी, सब कुछ था। तो जब आपके फेवर में चीजें नहीं होती हैं तब आप उसका रोना शुरू कर देते हैं।
एक्चुअली में बेसिकली है क्या ना कि तो जो उस टाइम में हुआ, क्या बीजेपी वही इस टाइम में करेगी? नहीं करेगी नहीं, लेकिन आप बताइए क्या कैबिनेट के पास, क्या सरकार के, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं, संविधान ये अधिकार नहीं? देखिए अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया है जिसमें वो ये कह रहे थे, बस उसी में ऐड कर देना हूं, अरविंद केजरीवाल का ये बयान है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है दिल्ली से, आगे देखते जाइएगा, जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी वहां बीजेपी ऐसे ही अध्यादेश लाएगी। ये उनका कहना है। अरविंद केजरीवाल जी 2013 में ये कहते थकते नहीं थे कि 350 पन्नों की फाइल है उनके पास। स्वर्गीय शीला दीक्षित, देखिए वो भले हमारी विपक्षी पार्टी है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वर्गवासी हो जाता तो सम्मान से हम उसका आदर करते हैं। आपने मीडिया असैसिनेशन उनका कर दिया है। बुजुर्ग महिला थी, मानवीयता के नाते कम से कम आपने राजनीतिक लाभों के लिए महिला थी। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस हमारी विरोधी दल है, विचारधारा हमारी उनसे नहीं मेल खाती है, लेकिन उस समय 84-80 साल के ऊपर आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित भी थी। किस प्रकार से आपने बताइए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पे होती है, लेकिन जिस प्रकार का आपने कैंपेन रन किया था, जिस प्रकार के आपने कार्य किए थे, क्या ये विचारणीय विषय नहीं है? वो क्या भारत की नागरिक नहीं थी? जब आपके फेवर में नहीं कुछ हो रहा, जब आपके फेवर में होता है तो आप चुप, मीठा तो गप गप, खट्टा तो थू थू। तो अरविंद केजरीवाल जी जो बात लिए घूम रहे हैं प्रदेश प्रदेश और देश देश में, वो केवल पब्लिसिटी स्टंट है अपनी। अब देखिए आतिशी जी ने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के ही नेतृत्व में देश जो है सुरक्षित हाथों में रहेगा, ऐसा ही कुछ उनका भाषण था। तो वो तो जनता तय करेगी, लेकिन अभिनंदिता जी, एक देखिए अब प्रदीप जी का ये कहना है कि आपके फेवर की चीजें हो तो बहुत अच्छा, आपके फेवर में चीजें अगर ना हो तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये विपक्षी पार्टियां हमेशा कहते रहती हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी लोकस है इस मुद्दे को उठाने। जिस कांग्रेस को बीजेपी खुद दिन रात गालियां देती है, और उसी इंदिरा गांधी को ये लोग रोल मॉडल लेके चल रहे हैं। रोल मॉडल लेके इंदिरा गांधी को ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आनंदिता जी रोल मॉडल नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल जी के कृत्यों की, आप अपनी बारी में बोलिए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के कृत्यों को अगर बोले तो फिर रुक जाइए। तो है पूरा देश आज की डेट में बीजेपी को देख रहा है, और वो देख रहा है कि इस तरह से वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने सत्ता में बने रहने। अगर अरविंद केजरीवाल जी 52 करोड़ का बंगला अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, लॉ को सपोर्ट करते हैं, संविधान के जो अलग अलग ऑर्डिनेंस लाना, जैसे कि कांग्रेस का मुद्दा और शीला दीक्षित का मुद्दा तो उसके इतर इसको ये गलत उपयोग करते हैं। अभिनंदिता जी, उसके इतर अध्यादेश के मामले पर ही बीजेपी का ये कहना है कि आपके फेवर में चीजें नहीं हैं तो फिर लोकतंत्र की हत्या की दुहाई आप देते हैं। पर इससे पहले तो ऑर्डिनेंस लाया ही नहीं गया है, तो जब ऑर्डिनेंस लाया आप बात कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी लेके आइए ना आनंदिता जी, थोड़ी जानकारी लेके आइए। राजीव गांधी जी की सरकार ने भी ऑर्डिनेंस लाया था। सही है प्रदीप जी, बड़ी कन्वीनियंटली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे आप लोग इस बात पे आवाज उठा रहे हैं, उस पे नहीं। आप ऑर्डिनेंस लेकर पहली बार आवाज उठाएं या ना उठाएं या घर बैठ जाएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये संविधान के अनुरूप कार्य हुआ है। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो कि संविधान में केंद्र सरकार को यह शक्ति ना देता हो। अगर आपको संविधान की जानकारी नहीं तो बात दिगर है, लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया है, केंद्र सरकार ला सकती है इस अध्यादेश को। लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना केंद्र सरकार की आवश्यक कार्यों में से एक है। अभिनंदिता जी और प्रदीप जी एक एक करके। मोदी जी तो अपने बीजेपी के अंदर भी लोगों की इज्जत नहीं करते, मैं आपको बता नहीं सकती। बीजेपी के भी अभिनंदिता जी एक सवाल देखिए, प्रदीप जी अभिनंदिता जी एक सवाल ये प्रदीप जी भी ये पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है ऑर्डिनेंस लाने का या अधिकार नहीं है? अधिकार है या नहीं? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, पर से ऑर्डिनेंस ठीक कि वो लाए हैं उनका हक है। क्या वो ऑर्डिनेंस सही है? नहीं, वो ऑर्डिनेंस सही नहीं है। और क्या हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आपकी जनता के, आपके ऑडियंस के लिए मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। एक ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ। एक टेम्पररी लॉ तब लाया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो, जब कोई ऐसी चीज हो कि भाई सरकार के सामने कोई और उपाय ही नहीं है और ये कोई थ्रेट है देश के लिए, इसलिए हमें ये ऑर्डिनेंस लाना बहुत जरूरी है, इमीडिएट टेम्पररी लॉ है। आप
आप ये बताइए कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अभिनंदिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये सब साफ शब्दों में ये कहा था कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, आ रहा हूं प्रदीप जी, आ रहा हूं, कुछ हक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, जो कि एक बड़ी रेगुलर चीज है, कि ये संविधान है, ये संविधान के लॉज हैं, अगर सरकार को लॉ चेंज करने होंगे, जो सरकार लॉ बनाएगी उसके हिसाब से चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक क्या प्रक्रिया, लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या वो यूज हुई? ऑर्डिनेंस का मतलब है किसी टेम्पररी लॉ को लाना एक इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, प्रक्रिया यानी कि ऑर्डिनेंस से दिक्कत नहीं, प्रक्रिया से दिक्कत है अभिनंदिता जी, यानी प्रक्रिया से दिक्कत है। जब कोर्ट बंद होने वाला है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अभिनंदिता जी अब ये पूछ रहा हूँ कि दिक्कत ऑर्डिनेंस से नहीं, उसकी प्रक्रिया से है, उसकी प्रक्रिया से दिक्कत है। डेफिनेटली ऑर्डिनेंस यानी दोनों चीज से दिक्कत है। प्रदीप जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? प्रदीप जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी कि फैसला आता है 4 से 5 दिन में आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं? क्या इतनी जल्दबाजी क्या थी? अभिषेक जी, आप शायद जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इस समय घूम घूम करके लिए अपने पक्ष को बटोरने के अलावा भी कुछ और अन्य कारणों से चर्चा में रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली की जो सरकार है, उसमें 2 महत्वपूर्ण नेता जो कि जेल में हैं और कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे रही है। अब आप देखिए कि एबीसी आपके पास था और घोटाले हुए हैं, उनकी जांच हो रही है। देखिए, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं, फिर देखिए ऑर्डिनेंस, देखिए अगर मुद्दा है केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर को। अभिनंदिता जी, घोटाले पे जिस दिन हम डिबेट करेंगे उस दिन हम प्रदीप जी को भी बुला लेंगे, आपको भी। आज घोटाले पे नहीं, आज चर्चा ऑर्डिनेंस पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस पे कर रहे हैं भाई। केंद्र सरकार के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस लाती है। आप ही ने अभी बोला कि ठीक है, ये टेम्परेरी इमरजेंसी सिचुएशन है। नहीं तो उन्होंने ये भी तो पूछा, इमरजेंसी ऐसी क्या है? इमरजेंसी ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इसलिए है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने मन वाले ऑफिसरों को इधर उधर करके या पोस्टिंग और ट्रांसफर को व्यवसाय बना करके आप दिल्ली की जनता के हक को ना माने, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। नहीं तो फिर जो आपने बर्बादी की हुई है, एक सेकंड अभिनंदिता जी, एक सेकंड रुक तो जाइए। एक सेकंड अभिनंदिता जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप जी, फैसला किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है? चिंता तो सुप्रीम कोर्ट को भी होगी। सरकार का देखिए, हमारा संविधान का सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करने की बजाय आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए 4 से 5 दिन में, क्योंकि ऐसी क्या जल्दबाजी? सरकार के पास ये अधिकार है। देखिए, न्यायपालिका अधिकार पे तो सवाल ही नहीं है, अधिकार तो है। सुन तो लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों अंग है सरकार के। बिल्कुल ठीक है। न्यायालय स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक संस्था है। बिल्कुल हो सकता है उनके आकलन में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई हो या थोड़ी देरी हो गई हो, लेकिन केंद्र सरकार जो कि डायरेक्ट लोकसभा और संविधान के प्रति जिम्मेदार है, वो अगर क्विक एक्शन लेके किसी ऐसी इमरजेंसी स्थिति से दिल्ली की जनता को बचाना चाहती है, इस पे कोई क्वेश्चन कर सकता है, विपक्षी दल क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए इमरजेंसी नहीं है। हो सकता है कि ये सरकार के लिए इमरजेंसी है। अगर आप देखिए व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रत्यक्ष प्रयास किया जाएगा, आप देखिए 10 दिन के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, तो सरकार या सुरक्षा एजेंसियां सोई नहीं रहती हैं। अगर इतनी जल्दी नहीं, 10 दिन के बाद आया इस तरह का, यानी केंद्र सरकार को लग रहा था कि इमरजेंसी सिचुएशन है। 9 साल से जो पुलिस इनके पास है, जो हमेशा से, वो आज तक मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं आएगा नहीं ना समझ में। आप लोग ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि पूरे देश को इनका ये गेम जो है वो दिख रहा है? ठीक है अभिनंदिता जी, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहाँ बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि डायरेक्ट केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग देती हैं। उनकी सुरक्षा। एक क्लोजिंग कमेंट मैं अभिनंदिता जी आपसे चाहूंगा कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो फिर मुश्किलें तो होंगी राज्यसभा में भी। जी, ये मामला जो है ये गंभीर मामला है। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबली ये बोल रही हूँ कि हमें ये बिल्कुल उम्मीद है कि कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जो इस टाइम बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना अपना एक दायित्व समझती है एक डेमोक्रेसी को बचाने का, तो वो जरूर सब हमारे साथ आएंगी। मैं इस बात को रिस्पॉन्सिबली बोल रही हूँ।
चलिए, तो ये वक्त राज्यसभा में बताएगा हमें कि कांग्रेस बिल्कुल साथ definitely आती है या दिखती नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियां कितना साथ आती हैं युवा ये स्वप्न देखना है देखने होगा। का, स्वप्न देखने का कोई टैक्स नहीं होता। अभिषेक जी, शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, सपना देखना हर किसी का अधिकार भी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और अभिनंदिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।